में अलग अलग नाम इनका माना गया है। तो कुछ लोग उसको एनालिटिकल मैकेनिक्स कह रहे हैं, आप लोग पेपर में क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। हालांकि सब कुछ एक तो नहीं है, एक बारीक सा अंतर तो है ही है सब में, बट एट दिस लेवल, एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, आप लोग के स्तर पर उतनी बारीक जानकारी को हमें एक्सप्लेन करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, मास्टर्स वगैरह कोर्स करोगे, देन यू विल रियलाइज कि क्या इसका मतलब होता है। सो आई एम डॉक्टर राम गोपाल सिंह, जो मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, एंड पर्टिकुलरली दिस लेक्चर इज वेरी मच फोकस्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी अलॉन्ग विद द बीएससी स्टूडेंट्स। अगर और कोई भी जो क्लासिकल मैकेनिक्स के इंटरेस्ट के लिए है, जैसे मान लीजिए नेट के एग्जाम वगैरह में जो लोग इस्तेमाल होते हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक डिस्कशन फ्रूटफुल हो सकता है। सो वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाई दिस न्यू मैकेनिक्स। भाई मैकेनिक्स तो आपने पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, मैकेनिक्स आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी फिर पढ़ी है। अब आपके पास फिर एक नई तरह की मैकेनिक्स आके खड़ी हो गई है कि ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो क्यों हमें जरूरत है इस नए तरह की मैकेनिक्स है। ऑलरेडी हमारे पास एक मैकेनिक्स है जिसको कि हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स कह लो या वेक्टोरियल मैकेनिक्स कह लो, तो अगर हमारे पास ऑलरेडी वेक्टोरियल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, देन व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस न्यू काइंड ऑफ मैकेनिक्स। आई एम हैप्पी विद द न्यूटोनियन अप्रोच, क्योंकि 12th में तो पूरा हमने देख लिया है, कंजर्वेशन लॉज और मोमेंटम और इम्पल्स वगैरह सब तो उसमें है। नाउ व्हाई वी नीड टू स्टडी अ न्यू काइंड ऑफ मैकेनिक्स। सो एक तरह से क्वेश्चन अपनी जगह पे सही भी है, लेकिन आप समझिए कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, इट इज अ ग्रेट एलिमेंट्री लेवल। आप बेसिक लेवल पे पुली वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, देन एट दैट लेवल दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। लेट मी चेक समबडी इज मैसेजिंग, कुछ लोग बच्चे कर रहे हैं। किस सेमेस्टर की बात है? सो न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज ग्रेट एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल मतलब वही जो आप बेसिक से प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, पुली वगैरह की प्रॉब्लम, कंजर्वेशन लॉज की प्रॉब्लम। बट नाउ यू आर बिग गाइज, अब आप लोग बड़े हो चुके हो, आप लोग हायर क्लासेस में पहुंच चुके हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिग? अब आप बड़े हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो चुका है कि अब जो प्रॉब्लम्स आपके पास पहले थी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आपको उसको और डीप में समझना है। आप सतही रूप से उनको समझ के नहीं निकल सकते हैं। अब आपको सिर्फ वाट के क्वेश्चन नहीं ढूंढने, अब आपको वाई के क्वेश्चन भी ढूंढने हैं। सो नाउ यू नीड टू टेक सम रियल प्रॉब्लम्स इन द यूनिवर्स, यू हैव टू डिस्कस। अब वो आर्बिट्ररी किस्म की प्रॉब्लम ही सिर्फ आपके लिए नहीं है कि मान लीजिए एक व्यक्ति था, इतने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, देन वो आपको अब और भी रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स डील करनी है। अब यहाँ रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स का मतलब है वी हैव टू डिस्कस द मॉडर्न करंट डे टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चंस हैं फिजिक्स में, उनको हमें डील करना है। एंड फॉर दैट काइंड ऑफ डीलिंग वी नीड सम वेरी पावरफुल टूल। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज अ गुड टूल, बट इट इज नॉट एज पावरफुल एज द न्यू टूल जो कि हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। So what we need is to understand the word in some real sense. When we will get some mathematical, जब हमारे पास एक mathematical profoundness आ जाती है, mathematical insight आ जाती है, then we start to understand the things in a different way. हम उसको गहराई से समझना शुरू कर देते हैं। So we need to learn something more profound. We need to learn something more profound. Profound मतलब होता है जो बहुत गहराई जिसका मतलब होता है। तो we need to learn these deep things, and that is why we are discussing the development of analytical mechanics. Now अब आप फिजिक्स का जो हायर वर्जन जो आप पढ़ रहे हो, तो इसमें सिर्फ फिलॉसफी, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही आपके लिए नहीं है। यू हैव टू डेवलप सम काइंड ऑफ इंट्यूशन, आपको इंट्यूशन डेवलप करना होगा। सो एनालिटिकल मैकेनिक्स, तो अभी तक जो ये पूरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, इट इज मोर लाइक अ फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ थिंग। लेट अस डू सम मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल लॉजिक। सो अब हम थोड़ा सा फिलोसफिकल रिजीम से मैथमेटिकल रिजीम की तरफ जाते हैं, मैथमेटिकल इसको पढ़ते हैं। ओके, न्यूटन डेवलप कैलकुलस along with other kind of physics.
मैकेनिक्स कैलकुलस। अब यहाँ पर एक डिस्कशन है कि लेबनिज ने डेवलप किया था, हालांकि लेबनिज और न्यूटन दोनों को क्रेडिट दिया जाता है कैलकुलस को डेवलप करने में। दोनों के अपने में वर्जन्स थे कैलकुलस के, तो दोनों को ही क्रेडिट मिलता है। पर बीइंग अ फिजिसिस्ट आई एम इंटेंडेड टुवर्ड द न्यूटन। तो न्यूटन को अगर हम क्रेडिट दें कैलकुलस का, तो सिर्फ कैलकुलस के अलावा उन्होंने मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशनल मोशन, बहुत कुछ था और भी जो कि वो डेवलप कर रहे थे। तो एट दैट टाइम द मैथमेटिक्स वाज वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक किस्म की मैथमेटिक्स उस समय लोगों की जानकारी में थी। बहुत ही ज्यादा एडवांस किस्म की मैथमेटिक्स हमें नहीं मालूम थी। कैलकुलस वाज अंडर डेवलपमेंट। तो उस समय जो न्यूटन ने अजम्पशंस किए थे अपनी फिजिक्स को डेवलप करने के लिए, वो भी बहुत ही बेसिक थे। तो व्हाट न्यूटन ने क्या किया था, तो ही मेड सम वेरी बेसिक अजम्पशंस, बहुत ही बेसिक अजम्पशन किया। जैसे एक बेसिक अजम्पशन ये था कि जिस ऑब्जेक्ट की हम मैकेनिक्स में स्टडी करने जा रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम मैकेनिकली स्टडी करते हैं, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। दिस वाज द सजेशन बाय द न्यूटन। न्यूटन का सजेशन था कि आप उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब है कि आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे और आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऐसा मानेंगे कि सारा मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही फोकस है। जैसा इस डायग्राम में आप देखो तो मान लो एक सरफेस है हमारे पास, सरफेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके इंटरनल बिहेवियर को हमें नहीं डिस्कस करना है, हमें सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट मानना है जिस पर कि एक वेट काम कर रहा है और उसका एक रिपल्सन, एक रेसिप्रोकल काम कर रहा है, एन इनवर्स काम कर रहा है, एन रिएक्शन फोर्स है। तो इस तरह के फ्री बॉडी डायग्राम से ही न्यूटन ने अपनी मैकेनिक्स को डेवलप किया था। तो एक सरफेस पर ऑब्जेक्ट का एक वेट एंड देन द रिएक्शन फोर्स, इस तरह की प्रॉब्लम के साथ न्यूटन डिस्कस कर रहे थे। ऐसा नहीं कि न्यूटन मतलब ये नहीं जानते थे कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लिकेशंस तो हर सब्जेक्ट के अंदर होती हैं, लेकिन न्यूटन के पास उस समय लिमिटेशंस थी कि मैथमेटिक्स उनकी जो जानकारी थी उसके अंतर्गत ही जो समझाया जा सकता था उसी को उन्होंने फॉलो किया था। तो इन रियलिटी नो ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ पॉइंट लाइक। आप ऐसा नहीं कर सकते कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट लाइक होता है, कुछ भी है। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इफ यू हैव ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक कांच की बॉल है, पेपर वेट है, तो इट इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन आप इसके सेंटर ऑफ मास पे सारा मास फोकस होता हुआ मान लो, देन आप इसकी पूरी एनालिसिस कर सकते हो। बट एक्चुअल में इट इज अ रिजिड बॉडी, देन वी नीड टू एक्सप्लेन इट इन अ मोर स्पेसिफिक वे। हमें और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सो जो यहाँ पे आप लिखा है कि बट इन रियलिटी नो ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, इट इज अ काइंड ऑफ इट इज अ काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन मेड बाय न्यूटन। न्यूटन ने एक सिंप्लीफिकेशन किया था उसको बताने के लिए, हालांकि ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। बट इन रियलिटी होता क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो जो पार्टिकल्स होते हैं कंसिडरेशन, इट इज नॉट कंप्लीटली फ्री, बट particles are associated with large number of other particles. Let me draw this. Suppose हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें ये हमारे पास पार्टिकल, इसको हम ith पार्टिकल कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ith पार्टिकल ही इस पूरे ऑब्जेक्ट में है और ये इंडिपेंडेंट है, इसके अगल बगल और भी पार्टिकल्स होंगे और ये सारे पार्टिकल इस पे किसी न किसी तरह का एक फोर्स लगा रहे होंगे जिसकी इन्फ्लुएंस में ये पार्टिकल होगा। तो हमारा जो पार्टिकल ऑब्जेक्ट पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपने पड़ोस के, अपने एनवायरनमेंट के पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में रहता है। इसीलिए आपने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन रियलिटी पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन इज नॉट कंप्लीटली फ्री, पूरी तरह से फ्री नहीं होता है, बट इट इज एसोसिएटेड विथ लार्ज नंबर ऑफ अदर पार्टिकल्स। सो दिस इज इट इज अ नेटवर्क ऑफ पार्टिकल। आप यहाँ देखो, यहाँ पर पार्टिकल का एक पूरा नेटवर्क है, एक जाल है, और ये सारा नेटवर्क हर पार्टिकल को एक दूसरे से जोड़े हुए है। हमने अपने कंसिडरेशन के लिए मान लिया था कि ये हमारा ith पार्टिकल है, पर जरूरी नहीं है हम अपने ith पार्टिकल को यहाँ मान ले। तो अगर हम ith पार्टिकल को मान ले तो हम इस पार्टिकल के रेफरेंस में बाकी सारे पार्टिकल के साथ इसका इंटरेक्शन देख सकते हैं।
तो आप किसी भी समय किसी पार्टिकल को अपना ऑब्जेक्ट पार्टिकल या ith पार्टिकल बना सकते हो, और जैसे आप उसको अपना ऑब्जेक्ट पार्टिकल बनाओगे, बाकी के जो पड़ोस के पार्टिकल हैं उनका इंटरेक्शन आप उसके रिस्पेक्ट में देखना शुरू कर दोगे। तो आप देख सकते हो पूरा नेटवर्क है, पूरा जाल है, जिस जाल में ये सारे पार्टिकल अरेंज्ड हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अदर पार्टिकल्स, सो दिस इज अ नेटवर्क ऑफ पार्टिकल। जैसे सॉलिड की बात करें तो लाइक इन सॉलिड द पार्टिकल्स नेटवर्क फॉलो सम वेरी रिजिड कंडीशंस। अरे भाई कोई सॉलिड है, उसको सॉलिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका शेप है अपना, उसका एक आकार होता है जो बाहर से बल लगाने पर, कंसिडरेबल फोर्स लगाने पर वो शायद ब्रेक करे, अदरवाइज उसका शेप चेंज नहीं होता। तो सॉलिड के अंदर जो ये पार्टिकल्स की नेटवर्किंग होती है वो बहुत ही रिजिड होती है, बहुत ही फिक्स्ड होती है, और वो नेटवर्किंग उस शेप को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसी तरह से जैसे टू मेंटेन द रिजिड शेप, इसी तरह से अगर हम फ्लूइड की बात करें तो वहां पर भी नेटवर्किंग होती है। वहां पर भी ऐसा नहीं होता है कि पार्टिकल्स सब फ्री होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में बंधे होते हैं एक दूसरे से। कुछ अब बंधे होने का मतलब है कोई बॉन्डिंग होती होगी, अलग अलग तरह की बॉन्डिंग होती हैं, अलग अलग तरह के बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग तरह की उनकी इलास्टिक नेचर होता है। तो रिजिडनेस होने की वजह से थोड़ा सा वो बॉन्ड कंडीशन मजबूत होती है। फ्लूइड में, मान लीजिए लिक्विड कह लें, तो इन फ्लूइड्स में ये कंडीशन थोड़ा सा नॉर्मल होती है, थोड़ा सा उनमें रिस्ट्रिक्टनेस कम होती है। तो फ्लूइड में लेकिन होती हैं, हब सब तरफ पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं द नेचर ऑफ फोर्स इन दिस नेटवर्क इज नॉट ऑलवेज वेरी मच नोन, सो वी नीड टू इंट्रोड्यूस सम पोस्टुलेट। आप क्या कह रहे हो कि जितनी भी सॉलिड हैं, जिसमें जितने पार्टिकल्स हैं, जितने पार्टिकल दूसरे जुड़े हुए हैं, उनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग, ये हमें सब मालूम है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए बॉन्डिंग का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इट इज हार्डली क्वांटम मैकेनिक्स आने के बाद ही डेवलप हुआ था। तो 1940-45 के बाद के लगभग हम मान सकते हैं ये सारे बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। तो उससे पहले 1900 में या उससे पहले लैग्रांजे के समय में ये माना जाता था कि जिन भी कंडीशंस के थ्रू ये सारे पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, उनको बिल्कुल सही सही जानना हमेशा संभव नहीं है। मतलब कठिन ही होता है इस तरह के पार्टिकल का बिहेवियर को जानना। तो न्यूटन जब अपनी मैथमेटिक्स को डेवलप कर रहे थे तो उनके पास भी ये इंट्यूशन था कि भाई इंटरनली भी तो सारे पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई बल लगा रहे हैं। लेकिन न्यूटन थोड़ा सा आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने कहा कि जो भाई अगर जो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल है उसके बगल में दूसरा पार्टिकल है, तो जितना बल लगा रहा होगा पहला पार्टिकल दूसरे की तरफ, उतना ही बल लगाएगा दूसरा पार्टिकल पहले की तरफ। तो एक्शन रिएक्शन से सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। यहाँ ये मान के चले हैं कि पूरे सिस्टम में अगर एक पार्टिकल एक्स है, एक पार्टिकल वाई है, तो एक्स ने वाई पे जितना बल लगाया, वाई ने उतना ही बल एक्स पे लगाया। एक लिमिट तक तो ये एक्शन रिएक्शन तो ठीक काम करता है। लेकिन जब बहुत सारे चार्ज की सराउंडिंग आ जाती है, जब हम चार्जेस का एक पूरा गुच्छा बनाते हैं पार्टिकल का किसी सॉलिड के अंदर, तो हर बार सारे एक्शन सारे रिएक्शन से कैंसिल हो जाएं ये जरूरी नहीं होता। इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास, मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म में इस तरह के इंटरेक्शन तो होते हैं कि एक के पास जो मैग्नेटिक बिहेवियर है दूसरे से वो कैंसिल हो गया। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इस तरह कैंसिलेशन नहीं हो पाता, होना चाहिए बट नहीं हो पाता। तो वहां पर वो एक परमानेंट मैग्नेटिज्म वहां उसके पास रहता है। तो न्यूटन थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई कर ले गए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हर स्थिति में ये जो इंटरनल फोर्स होंगे वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, बट इट इज नॉट द केस जो हम हमेशा देख पाएंगे। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन था, जो ओवर सिंप्लीफिकेशन था, इसको हम भाई कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस था। न्यूटन कुछ फिलोसफिकल या किसी तरीके से वो इसको स्किप कर गए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी वो समझ में आती है। बट आने वाले समय में लोगों ने जब इसको और अच्छे से देखा तो उनको लगा नहीं, नो, ये जो प्रॉब्लम है जो इंटरनल फोर्स की, इसको हमें टैकल करना चाहिए, इसको हमें अच्छी तरह से पर्पसली दूर करना चाहिए। तो नाउ एनालिटिकल क्लासिकल मैकेनिक्स ओपन हार्ट बिहेवियर दिखाता है। एनालिटिकल क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है नहीं भाई, ये सारे इंटरनल फोर्स को हम इस तरह से ना छोड़ दें,
इनको हम कंसीडर करें, इनकी इंपॉर्टेंस होती है, उस इंपॉर्टेंस को हम माने। जब तक हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे, जब तक इनकी इंपॉर्टेंस को हम नहीं मानेंगे, हम इन फोर्सेस की बिहेवियर की स्टडी नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह के फैक्टर्स को निग्लेक्ट करते रहेंगे हमेशा अपनी मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स कभी भी इस तरह के टर्म्स के बारे में आपको कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि आप उसको मान ही नहीं रहे हैं। आप इन टर्म को अपनी इक्वेशन में रखिए, देन मैथमेटिकली उसको डील करिए। ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स कुछ ना कुछ इन टर्म्स के बिहेवियर के बारे में, इनकी मैथमेटिकल नेचर के बारे में आपको बताएगा। तो आप क्या कह रहे हैं, एनालिटिकल मैकेनिक्स मानता है कि द पार्टिकल इज नो लॉन्गर एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो इसका मतलब हम एक आइसोलेटेड पार्टिकल की बात नहीं कर रहे। हमारे लिए जो पूरा सिस्टम है वो एज अ एनालिटिकल पार्टिकल की तरह से है। तो हमारे लिए पार्टिकल का मतलब है वो जो पूरा नेटवर्क है, वो जो पूरा पार्टिकलों का नेटवर्क जो कि उस सॉलिड या उस मटेरियल को बना रहा है, वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। इट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। तो कंप्लीट सिस्टम को हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अपना पार्टिकल बनाते हैं। तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स या एनालिटिकल मैकेनिक्स, द मैकेनिकल सिस्टम इज एक्चुअली represents an assembly of particles which interact with others। तो हमारे लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में एक सिस्टम का क्या मतलब है कि एक गुच्छा, एक समूह पार्टिकल्स का, जिसमें हर पार्टिकल एक अपने पड़ोस के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है। और इसका सबसे जरूरी पहलू यह है कि कभी भी सिंगल पार्टिकल हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट इज द होल सिस्टम दैट मैटर्स। हमारे लिए इंडिविजुअल पार्टिकल कोई मतलब नहीं है। एक इंडिविजुअल सिस्टम का एक ऑब्जेक्ट है, वो हमारे लिए किसी मतलब का नहीं, कम से कम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे लिए जरूरी क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम एज इट इज डिस्कस करना। देखो भाई, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ आप देख रहे हो एक ड्राइंग बनाई है मैंने। इस ड्राइंग में आप क्या देखोगे कि यहाँ हमारे पास एक सन है, हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। सन है और इसके अबाउट ये ग्रीन कलर की कुछ ऑर्बिट हैं, और इन ऑर्बिट में कुछ प्लैनेट हैं जो कि चक्कर लगा रहे हैं। जैसे प्लैनेट नंबर 1 है, प्लैनेट नंबर 2 है। प्लैनेट के बगल में आप देखिए एक डॉट बनाया है, जिसको हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया है। तो आप मान सकते हो कि ये क्या है, ये सैटेलाइट है। तो मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी की सैटेलाइट उपग्रह है ये मून। तो हमारे लिए मून एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें स्टडी करनी है। अब हम कहें कि भाई इस मून पर, इस ऑब्जेक्ट पर, यानी मून पर सिर्फ सन का प्रभाव पड़ रहा है, हमें सिर्फ सन के प्रभाव से ही मतलब है। तो लेकिन भाई कहने को तो आप कह सकते हो कि सन और मून में आपस में एक इंटरेक्शन हो रहा है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है। और ऐसी स्थिति में अगर आप मून की डायनामिक्स को स्टडी करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल ये निश्चित मानिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ कुछ सिंप्लीफिकेशन कर दी है। आपने ये नहीं माना कि मून की डायनामिक्स पे पृथ्वी का भी असर पड़ता है। आपने ये नहीं माना कि मून की डायनामिक्स पे पृथ्वी और पृथ्वी के अगल बगल के जो प्लैनेट हैं उनका असर पड़ता है। आपने ओवर सिंप्लीफाई करने के दौरान ये सारे अजम्पशन हटा दिए। आपने अर्थ का रूल हटा दिया, आपने बाकी प्लैनेट का रूल हटा दिया, आपने सिर्फ अर्थ, सन और मून की बात की। लेकिन अगर आप ये सारा सिंप्लीफिकेशन करते करते जाओगे, तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो हद से ज्यादा सिंप्लीफाई मिलेंगे, और वो कहीं भी रियलिटी के पास नहीं होंगे। इसीलिए जरूरी है कि जब हम इस तरह की स्टडी करें, तो हम अर्थ, मून और उस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम को एक ऑब्जेक्ट मान के करें। उस समय हम जब पूरा सिस्टम एज ए ऑब्जेक्ट मान लेंगे, उस दौरान अगर हम मून की भी स्टडी करना चाहेंगे तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेंगे। यही सबसे खास बात है एनालिटिकल मैकेनिक्स की। एनालिटिकल मैकेनिक्स में हम पूरे के पूरे सिस्टम की एज अ होल स्टडी करते हैं। हम किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी नहीं करते कि हमने एक इंडिविजुअल पार्टिकल उठाया, पकड़ के उसकी स्टडी कर ली। ये स्टडी कभी भी हमारे लिए काम की नहीं होती। जैसे आज भी सोशियोलॉजी वगैरह में भी फिजिक्स वगैरह मैथमेटिक्स के टूल इस्तेमाल करते हैं, तो हम पूरे शहर की स्टडी करते हैं, पूरे राज्य की स्टडी करते हैं। हम उसमें से ऐसे रैंडमली किसी घूमते हुए व्यक्ति को पकड़ करके उससे अगर अपनी राय पूछें, उससे कुछ किसी सामाजिक समस्या पे हल पूछें और उसने जो जवाब दिया उसी को इस पूरे प्रदेश का जवाब मान करके अगर हम चलेंगे, तो हमारे इंटरप्रिटेशंस हमेशा गलत निकलेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द केस में वो रिलायबल नहीं रहेंगे। इसीलिए फ्रॉम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नेसेसरी
कि हम पूरे सिस्टम को माने, ना कि उससे किसी इंडिविजुअल पार्टिकल को। तो यहां पर वही लिखा है कि कंसीडर द डायनेमिकल सिस्टम एज अ होल यूनिट एंड स्टडी इट विदाउट ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। जरूरी क्या है, डायनेमिकल सिस्टम जो हमारे पास है उसको होल यूनिट मान के चलिए, उसको तोड़िए नहीं, तोड़ तोड़ के अलग अलग हिस्सों की स्टडी करने का कोई जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाउ द नेक्स्ट इज द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, बड़ी बेसिक डेफिनेशन है, कई जगहों से कई समय से आप इसको पढ़ते आ रहे हो रिजिड बॉडी के। तो रिजिड बॉडी वो ऑब्जेक्ट होता है जिसपे अगर हम बाहर से फोर्स लगाएं तो उनके जो पार्टिकल्स है, जैसे एक रिजिड बॉडी है, आप देखो यहाँ एक पार्टिकल I1 ith पार्टिकल है, I+1 पार्टिकल, I+2 पार्टिकल, इस तरह से jth पार्टिकल है। तो अगर हम बाहर से फोर्स लगाएं इसके ऊपर, और फोर्स आप चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हो, लेकिन फोर्स के दौरान इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इन पार्टिकल के बीच में जो रिलेटिव पोजीशंस हैं, इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस है, अगर वो चेंज ना हो या उसमें कंसिडरेबल चेंज ना आए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, रिजिड बॉडी या रिजिड ऑब्जेक्ट्स। ऐसा ही चलो एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इस रिजिड ऑब्जेक्ट का एक पार्ट ले लिया जिसमें हमने सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पार्टिकल माने, दो तरह के, एक ith पार्टिकल है और एक jth पार्टिकल है। jth पार्टिकल बहुत सारे, किसी को मान लिया। अब हमारा एक रेफरेंस फ्रेम है, यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने ith पार्टिकल के लिए डिस्टेंस लिखी ri, jth पार्टिकल के लिए डिस्टेंस लिखी rj। तो ये ith पार्टिकल की ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये jth पार्टिकल की ओरिजिन से डिस्टेंस है, और मान लीजिए हमने उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, Fe एक्सटर्नल, और I और J के बीच में जो रिलेटिव पोजीशन है वो Rij है। तो अगर ये बॉडी रिजिड है, इसका मतलब Rij जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बाहर का बल लगाने पर पार्टिकल के बीच की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी ही रिजिड बॉडी की कंडीशन है। अब आते हैं न्यूटन के इक्वेशन पर। न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसको हम लिखते हैं F = ma, तो m अब एक कैसे लिख सकते हैं, m d2x/dt², और डबल टाइम के साथ डबल डेरिवेटिव को क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लिखते हैं fx डबल डॉट। तो अगर x को वेक्टर आपने बना दिया, डबल डॉट का मतलब है, इस डबल डॉट का मतलब होता है कि d2/dt²। तो x को टाइम के साथ दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमें एक फोर्स चाहिए और उसके साथ जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन हम वहां लिखते हैं। यहाँ फोर्स के दो हिस्से हैं, टोटल फोर्स जो है उसके दो हिस्से, एक होगा एक्सटर्नल और एक होगा इंटरनल। एक्सटर्नल तो वो है जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं बाहर से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इंटरनल वो है जो कि इसके अंदर के जो रिलेटिव पोजीशंस है पार्टिकल की, उनके बीच में काम कर रहा है। तो जैसे ith पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल कितना फोर्स लग रहा है, तो वो ये है। तो आप देखो यहाँ पर ये फोर्स है Fij, फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल। यहाँ केवल ith पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सारी बात हो रही है। तो ये हो गया हमारे पास Fi एक्सटर्नल फोर्स, Fij जो है वो इंटरनल फोर्स है ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल। ये देखो यहाँ पर I के ऊपर I की वजह से लगने वाला फोर्स, J के ऊपर J की वजह से लगने वाले फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते, इसे कहते हैं सेल्फ फोर्स। तो सेल्फ फोर्स को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इस एक्सटर्नल फोर्स को भी कंसीडर करें, जो कि जरूरी नहीं हर बार जीरो हो। यहां पर न्यूटन ने इसको जीरो इसीलिए मान लिया था कि भाई इसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो, एक्शन रिएक्शन में तो खत्म ही हो जाएंगे। लेकिन मैग्नेटिज्म के उदाहरण में मैंने बताया आपको कि जरूरी नहीं है कि इंटरनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस ही कर दे, यानी कि इसको हम लेके चले, जीरो हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें इसको मानना पड़ेगा। तो ये हो गया कि अगर हम एनालिटिकल मैकेनिक्स के हिसाब से इस टर्म को जीरो ना माने, तो हमारी जो ये न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगी बाय दिस इंटरनल फोर्स। इसको इंटरनल फोर्स आप मान रहे हैं। अब कुछ और चीजें हम कंपेयर कर ले न्यूटोनियन अप्रोच और जो आने वाले समय में एनालिटिकल मेथड डेवलप करेंगे उसके बारे में। देखो भैया, इसमें देखो, न्यूटोनियन अप्रोच इज मोर लोकल। लोकल मतलब होता है कि स्पेसिफिक पोजीशन पे जो डिपेंड करे। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करते हैं तो वो लोकल किस्म का बिहेवियर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पॉइंट पार्टिकल का जो अप्रोच है हमारी न्यूटन के मैकेनिक्स में, वो ये सजेस्ट कर रही है कि अप्रोच इज लोकल, लोकली किसी पर्टिकुलर पॉइंट विशेष पे ही काम करने वाली है। बट द एनालिटिकल मैकेनिक्स की जो अप्रोच है इट इज ऑफ ग्लोबल नेचर। ग्लोबल मतलब होता है बड़े लेवल पर
होल ग्लोब, होल कम्युनिटी, होल सिस्टम पर, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, होल सिस्टम पे है। तो होल कलेक्शन ऑफ पार्टिकल पे काम करती है ये अप्रोच एनालिटिकल मैकेनिक्स। न्यूटोनियन अप्रोच इज मोर ज्योमेट्रिकल। एक चीज और, ज्योमेट्रिकल ज्यादा है। ज्योमेट्रिकल इसलिए ज्यादा है क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वेक्टर्स और कंपोनेंट का काफी इस्तेमाल होता है। तो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं वेक्टर्स का, हम बार बार इस्तेमाल करते हैं कंपोनेंट्स का। तो वेक्टर का इस्तेमाल करने की सबसे खास बात क्या है, ज्योमेट्रिकल अप्रोच का यही मतलब है। जरा देखो इसको, जैसे आपने लिया, मान लीजिए कि एक वेक्टर ले लेते हैं, मान लो एक वेक्टर है आर। अब ये पॉइंट हमारा, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट पी है। तो हम क्या करेंगे, थीटा मान लिया तो हमने आर कॉस थीटा ले लिया और यहाँ आर साइन थीटा ले लिया। हम तुरंत इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। थीटा लेते ही हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो जो न्यूटोनियन अप्रोच होती है, इट इज मोर ज्योमेट्रिकल। वी नीड टू पुट द ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगाना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ में मालूम क्या होना चाहिए, पोजीशन मालूम होना चाहिए, फोर्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए हर पार्टिकल पे जो काम कर रहा है, विच इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। कभी पॉसिबल नहीं होता, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। बट एनालिटिकल अप्रोच इज मोर प्रोफाउंड एंड मोर मैथमेटिकल। एनालिटिकल अप्रोच जो होती है उसमें एक अलग तरह की प्रोफाउंडनेस है, और वो उसकी जो अप्रोच है वो ज्यादा ही मैथमेटिकल है। आप मैथमेटिकली चीजों को डील करते हैं। कंपोनेंट्स वगैरह डिसॉल्व करना वहां पे जरूरत नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे कि वो पूरा अप्रोच जो होती है वो स्केलर पे शिफ्ट हो जाती है। न्यूटोनियन अप्रोच जहां वेक्टर पर रहती है, एनालिटिकल अप्रोच पूरी तरह से स्केलर पे शिफ्ट हो जाती है। तो हमें वेक्टर निकालने की झंझट नहीं है, हमें उससे कंपोनेंट निकालने की झंझट नहीं है। द थिंग्स बिकम वेरी सिंपल, एक लिहाज से सिंपल हो जाती है। तो फॉर न्यूटोनियन अप्रोच वी नीड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ईच ऑब्जेक्ट। हम हर पॉइंट पर कितना फोर्स काम कर रहा है वो हमें निकालना जरूरी होगा, तभी हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर पाएंगे। और कई बार इस तरह की जानकारी इकट्ठा करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। But in case of analytical mechanics, we need only one single function। जैसे कि मैं बात कर रहा था, अगर हम स्केलर के ऊपर अपने मैथमेटिक्स को डेवलप कर देंगे स्केलर क्वांटिटी पर, तो स्केलर मतलब होता है जस्ट अ सिंगल नंबर। वी नीड नॉट टू गेट द कंपोनेंट्स। वेक्टर में कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई जेड आर थीटा फाई के करस्पॉन्डिंग। बट if we are using scalar, we just need a single function and that is the लैग्रांजियन फंक्शन। इसको हम आगे लैग्रांजियन फंक्शन कहेंगे। तो हमारे पास ये जो सिंगल फंक्शन है जिसको कि हम कंसीडर करेंगे, ये सिंगल फंक्शन होता बहुत काम का है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, हर पार्टिकल पे कितना फोर्स काम कर रहा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है अगर हम एनालिटिकल मैकेनिक्स के सिंगल फंक्शन की बात करते हैं। इसको आप अप्रिशिएट करोगे, आगे आप और पढ़ोगे कि एक फंक्शन लेंगे और उस फंक्शन के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। जैसे हम लोगों ने वेव फंक्शन के बारे में बात की, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है कि वेव फंक्शन के अंदर किसी सिस्टम, क्वांटम सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन होती है। वैसे लैग्रांजियन एक ऐसा सिस्टम होगा, एनालिटिकल मैकेनिक्स में वैसे सिंगल सिस्टम की एक फंक्शन की बात करेंगे जिसके अंदर सभी तरह के बलों की जानकारी रहेगी। तो आपको अलग अलग इसको कंपोनेंट को रिजॉल्व करने की झंझट नहीं करनी है। हाँ भाई, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है एनालिटिकल मैकेनिक्स में, द रोल ऑफ कोऑर्डिनेट्स। रोल ऑफ कोऑर्डिनेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट का तो बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है एनालिटिकल मैकेनिक्स में। देखो भाई, वेक्टर मैकेनिक्स में जहां हमें रिजॉल्व करना है, हम ज्योमेट्रिकली करना है, वहां कोऑर्डिनेट्स एक आर्बिट्ररी एक यूनिट की तरह से होते हैं, टूल की तरह होते हैं, बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं होता है। बट अगर हम कंपैरिजन करें न्यूटोनियन की तुलना में एनालिटिकल मैकेनिक्स की, तो एनालिटिकल मैकेनिक्स में कोऑर्डिनेट्स आर वेरी एसेंशियल, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे इस इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, होपफुली आप इसको समझेंगे। बहुत बेसिक सा मैथमेटिकल डायग्राम है वो, तो एक फ्लो चार्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स की वर्किंग का। आप देखो भाई, जैसे हमारे पास एक फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब है, सपोज आपके पास एक प्रॉब्लम है कि हाउ दिस यूनिवर्स इज
एक्सपैंडिंग। ठीक है, एक प्रॉब्लम लेते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो किस तरह से एक्सपैंड कर रहा है। तो दिस इज द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड वी हैव सर्टेन पैरामीटर। हमारे पास यूनिवर्स की एंट्रोपी है, हमारे पास यूनिवर्स का टेम्परेचर है, हमारे पास यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज हैं उनके बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे कुछ पैरामीटर हमारे पास हैं। तो हमारी फिजिकल वर्ल्ड क्या है? हमारे पास अब हमारा एक फिजिकल वर्ल्ड आ गया, ये फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड में इस तरह से कुछ पैरामीटर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल स्पेस बनाएंगे, हम एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में कुछ फंक्शन डिफाइन करेंगे, कुछ जो जो नंबर 1 वेरिएबल से जुड़ा हुआ f1 है, 2 से जुड़ा हुआ f2 है, 3 जुड़ा हुआ f3 है। और जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं इस सिस्टम को बताने के लिए, जिन कोऑर्डिनेट्स का चुनाव किया है, उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम फिजिकल वर्ल्ड के हर इस एंटिटी को इस मैथमेटिकल स्पेस के फंक्शनल एंटिटी के साथ जोड़ेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या करना है, फिजिकल वर्ल्ड है हमारे पास, तो फिजिकल वर्ल्ड के जो भी हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल हैं उनको हम मैथमेटिकल स्पेस में एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के जोड़ने बनाने के दौरान उनको हम कुछ फंक्शंस के साथ जोड़ेंगे। तो f1 f2 f3 मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि फिजिकल वर्ल्ड के 1 2 3 इस तरह के कंपोनेंट से जुड़े हुए हैं और जोड़ने काम कौन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस आपको दिखाई पड़ रही है। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स वी कैन डू दिस मैपिंग। दिस इज अ 1-to-1 मैपिंग है। हर फिजिकल वर्ल्ड की क्वांटिटी मैथमेटिकल वर्ल्ड के फंक्शन के साथ जुड़ी हुई है। देन हम क्या करेंगे, जब हमारी मैपिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी कोऑर्डिनेट की हेल्प से, देन वी स्टार्ट टू परफॉर्म प्योर मैथमेटिक्स। तरह तरह के मैथमेटिकल टूल हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के टूल हैं, टेंसोरियल नोटेशन है, वी हैव अ नंबर ऑफ वेज, मैथमेटिकल वेज। उन सब की मदद से हम एक प्योर मैथमेटिक्स करेंगे। उस प्योर मैथमेटिक्स के दौरान जो भी स्टेप हम लोग यूज कर रहे हैं, हम उसके अर्थ निकालने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमने यहाँ पर इसको टेंसोरियल फॉर्म में ब्रेक कर दिया, इसको कॉन्ट्रावेरिएंट ले लिया, कोवेरिएंट ले लिया, तो इसका क्या मतलब है, उतना ज्यादा हम वहां डिस्कस नहीं करेंगे। देन वी विल गेट द रिजल्ट। कैलकुलेशन पूरा हो गया, रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट का हम वापस से इसकी फिजिकल मीनिंग को इंटरप्रेट करेंगे। तो आप देख रहे हो, और इस दौरान भी हमारे लिए कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं क्योंकि कोऑर्डिनेट एक अलजेब्रिक एंटिटी की तरह से हमारे लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो हमारी फिर वो मदद करेंगे। तो कोऑर्डिनेट से हमने फिजिकल वर्ल्ड से मैथमेटिकल वर्ल्ड में 1-to-1 मैपिंग की। देन जब रिजल्ट आ गया तो उससे वापस से फिजिकल मीनिंग निकालने में फिर हमने कोऑर्डिनेट की अलजेब्रिक फॉर्म का इस्तेमाल किया। इसको जब आप करेंगे आगे तो आप समझेंगे क्या इसका मतलब है। अभी तो जस्ट एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं आपके सामने रख रहा हूं। So this is why the coordinates are very important. तो अभी हम लोग बात करेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम केमिस्ट्री में पढ़े हो, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट तो शायद नहीं पढ़ा होगा, तो क्यों उनकी जरूरत पड़ेगी, ये उसका एक मतलब था। आइए भाई अपने आते हैं डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इतना कोऑर्डिनेट सिस्टम सबने पढ़ रखा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में XYZ का इस्तेमाल करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है R थीटा का इस्तेमाल करते हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है R थीटा Z का इस्तेमाल करते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम स्फेरिकल सिस्टम में R थीटा फाई का इस्तेमाल करते हैं। तो तरह तरह के हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने मैथमेटिक्स में, एनालिटिकल थ्योरी करने में। और ये भी आपको मालूम है कि ये सारे जो हैं ये आपस में रिलेटेड भी होते हैं। हम इनको अलग अलग रिलेशन से आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे इसको देखो, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में कोई पॉइंट P है तो उसकी डिस्टेंस R ले ली, x और y कार्टेशियन सिस्टम में है, तो x r cos थीटा, y r sin थीटा, ऐसा होता है, ये आपको मालूम है। ऐसे ही स्फेरिकल सिस्टम है हमारे पास, तो वहां r थीटा फाई 3 वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं। तो मान लो ये वेरिएबल है यहाँ पर, तो ये जो होता है ये पॉइंट P है, तो ये हो गया R, ये हो गया थीटा, इसका जो प्रोजेक्शन होता है उसका x से जो डिस्टेंस होगा ये होगा फाई। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास R थीटा फाई है, तो ये हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, सो जूम के 40 मिनट पूरे होने वाले हैं। सो हर बार एक नई आईडी जनरेट होती है, इसीलिए जैसे ये लॉग आउट होंगे हम अब फिर से ग्रुप पे डालेंगे नए पासवर्ड और नई आईडी, तो आप लोग को उससे जुड़ना होगा नए पासवर्ड नई आईडी से, बिकॉज द बेसिक सेटिंग ऐसी है ये कि इसमें हम
हर बार पासवर्ड को नया कर देता है. आई एम ट्राइंग टू सेट इट कि पासवर्ड इतने ज्यादा चेंज ना करने पड़े. तो जैसे आप लॉग आउट हो, वेट करिएगा, आई विल शेयर द न्यू पासवर्ड एंड न्यू आईडी.